हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और वन शॉट क्विक रिवीजन सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी। इसे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं और सिंपल किसी किसी जगह सॉलिड्स भी बोल दिया जाता है। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है और कुछ फॉर्मूला तो कट चुके हैं, बट ये आपको +4 मार्क दे सकता है इजिली, क्योंकि इसका क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक के साथ कंबाइंड होकर भी आ जाता है और सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है और काफी बार पूछा भी गया है। तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हम इसका मानते हैं +4 मार्क्स। जैसे ईएम वेव एक छोटा सा चैप्टर है, उसके भी +4 मार्क्स हम काउंट करते हैं। तो वैसे ही ये भी लेंथ के हिसाब से, नंबर ऑफ फॉर्मूला के हिसाब से +4 मार्क इस चैप्टर को ज्यादा रेटिंग में इंक्लूड कर देता है। क्या है, फटाफट से वीडियो को देखेंगे बेटा, और अगर अच्छी लगे, फॉर्मूला कवर हो, समझ में आए सब कुछ, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा, हाइप कर देंगे तो बात ही बन जाएगी। और मैं उन सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहता हूं बेटा, जिन्होंने हमारी पिछली जो वीडियो है रे ऑप्टिक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसको हाइप किया है। आप लोगों की वजह से ही वो जो वीडियो है इतनी हाइप हो पाई है बेटा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोगों को थैंक यू बेटा, सभी को थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी वीडियो जो चैप्टर है उसकी डिस्कशन को। सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये हमारे पास ये इस चैप्टर को नाम दिया जाता है, बच्चे ने यहां हाईलाइट कर दिया। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन सॉलिड क्या होता है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और जो है फोर्स कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है वो हमने एनएलएम में पढ़ा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मतलब होता है शेप एंड साइज। डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी विच कैन डिफॉर्म द बॉडी। डिफॉर्म का मतलब है बेटा विच कैन चेंज शेप एंड साइज, विच कैन चेंज shape and size of the body. Restoring force, it is an internal force which restore or try to restore the original configuration. जब एक बॉडी को हम खींचकर छोड़ते हैं, जैसे स्प्रिंग, सबसे आसान है स्प्रिंग को इमेजिन करना, स्ट्रेच किया छोड़ दिया, तो कौन सी फोर्स उसे वापस लेकर जाती है? वो इंटरनल फोर्स होती है बेटा। एक्सटर्नल फोर्स तो डिफॉर्म करती है, एक्सटर्नल फोर्स उसे वापस लेकर जाती है। एक्सटर्नल फोर्स दबाकर कंप्रेस भी कर सकती है, छोड़ेंगे तो इंटरनल फोर्स उसे रिस्टोर करेगी, तो उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट टेंड्स टू और ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इलास्टिसिटी जर्नल वर्ड में अलग वर्ड होता है कि जो ज्यादा खिंच जाए, जो ज्यादा स्ट्रेचेबल हो, वो ज्यादा इलास्टिक है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब कुछ और है, आगे चलकर जब हम एक एग्जांपल लेंगे तो वहां पर फिर से आपको बताएंगे। बट ये है कि अगर आप एक बॉडी को स्ट्रेच करो और छोड़ दो, तो वो अगर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन कर पाए तो उस बॉडी को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी बेटा। बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली, उसे हम बोल देते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और इसकी एग्जांपल क्वार्ट्स लिखी होती है बुक्स में, तो आपको भी ऑप्शन में से क्वार्ट्स को ही सिलेक्ट करना होता है बच्चों। क्लियर है? हम आपके लिए बेटा एक ऐप भी लेकर आ चुके हैं, ज्ञानिस्ट ऐप, उस पर भी आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐड के। क्लियर है? वीडियोस देख सकते हैं, पीडीएफ भी सारी एक फोल्डर में अरेंज हो मिल जाएंगी, वीडियोस भी सारी एक फोल्डर में अरेंज्ड मिल जाएंगी, चाहे वो नीट पीवाईक्यू हो, चाहे वो जेईई मेन पीवाईक्यू हो, चाहे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, चाहे वो वन शॉट क्विक रिवीजन हो, सारी की सारी वहां पर ऐप पे अवेलेबल है बेटा। प्लास्टिसिटी एंड प्लास्टिक बॉडी, द बॉडीज विच डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ रिगेनिंग। कुछ बॉडीज ऐसी भी हैं, खींच के छोड़ दिया, वापस नहीं अपनी शेप रिगेन करती, उनको प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। जैसे कि क्ले और मड, क्ले का एक पीस लिया, आपने उसको ऐसे दबाकर छोड़ दिया, वो उसी शेप में आ जाएगा। आपने रोल करके उसको एक शेप दे दी, वो उसी शेप में पड़ा रहेगा, वापस रिगेन नहीं करता। स्ट्रेस बेटा, तो हमारे पास इस चैप्टर में 3 टर्म्स हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीनों के फर्दर तीन टाइप हैं बेटा, वो तीनों टाइप एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, तो सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस,
जब फोर्स लेंथ के अलोंग लगती है बेटा। तो फोर्स पर यूनिट जो हमारे पास ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेस। कौन सी फोर्स लेते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। कौन सी फोर्स बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इंटरनल फोर्स भी इतनी ही लग रही होगी, इसलिए यहां पर F/A ही लिख देते हैं बेटा। ये एक्सटर्नल है बट इंटरनल फोर्स ऐसे लग रही होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन दिखाई जाती है। कंप्रेसिव फोर्स भी वही है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव दोनों लॉन्गिट्यूडनल है जब एक्सटर्नल फोर्स कंप्रेसिव होगी बेटा। ओके, फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेस बच्चों। जब किसी बॉडी के ऊपर सभी डायरेक्शन से इक्वल फोर्सेस लगे टू कंप्रेस और टू expand this body, equal normal force are applied on the surface of the body from every direction which cause the change in volume are called volumetric stress. This type of stress is generally applied by the fluid. जब आप फ्लूइड के अंदर किसी बॉडी को रखेंगे तो फ्लूइड सभी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसलिए इन्हें हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बेटा। यहां थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये वाला एक नोट है बेटा जो आपको पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आर नॉर्मल स्ट्रेस। ये दोनों क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करेंगी। इस सरफेस के नॉर्मल, ये इस सरफेस के नॉर्मल एक्ट करेगी। बट तीसरी होती है शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस बेटा। ये क्या लगती है? इस सरफेस के पैरेलल। ये सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल लगेगी बेटा। तो जिस सरफेस के ये पैरेलल लग रही है उसी सरफेस का एरिया लेना है बेटा, उसी सरफेस का एरिया लेना है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ये पैरेलल एरिया होता है, ना कि परपेंडिकुलर बेटा। नीचे वाला एंड हमने फिक्स लिया है। फिर कहता है नॉर्मल स्ट्रेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, थ्योरेटिकल पॉइंट जिसके ऊपर बेस्ड आपको एमसीक्यू दिखाई देते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस चेंज द साइज बट टेंजेंशियल स्ट्रेस चेंज द शेप। टेंजेंशियल स्ट्रेस शेप चेंज करती है बेटा। आप देखिए ये ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, शेप बदल गई बेटा। वेयर एज जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये लेंथ को बढ़ा देगी, शेप क्या रहेगी? वही सिलेंड्रिकल शेप रहेगी बेटा। क्लियर है? ये एक नोट है बेटा, क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या था बच्चों? एक क्वेश्चन है, ठीक है। नोट जो हमने नोट की फॉर्म में लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार ये देखा जाता है बच्चे इसको नहीं कर पाते। अगर ये एक रॉड है, रॉड के दोनों एंड से हम फोर्स F लगा रहे हैं बेटा, तो सभी पॉइंट पे फोर्स क्या होगी? सेम होगी। ये आपके पास क्या है? आप इसको फोर्स भी कह सकते हैं, टेंशन भी कह सकते हैं। दोनों साइड से हमारे पास क्या लगेगी? सेम लगेगी बेटा। दोनों साइड से क्या लगेगी? सेम। तो हर एक पॉइंट पे अंदर टेंशन क्या होगी? सेम। ये एनएलएम में हमने टग ऑफ वॉर में देखा था कि दोनों टीम अगर सेम फोर्स से खींच रही है 1000 न्यूटन 1000, तो टेंशन कितनी आएगी बेटा? 1000 न्यूटन आएगी। तो इस रॉड को अगर दोनों एंड से खींचा जा रहा है तो सभी पॉइंट पे टेंशन क्या होगी? सेम। इस टेंशन के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, क्योंकि हमें इस सेक्शन के ऊपर नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस लिखनी होती है। तो ये फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये पैरेलल आ गया, तो ये आ जाता है T cos थीटा। अब इसका एरिया कैसे देखेंगे? अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये थीटा है, ये एरिया है, ये AX डैश है बेटा। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाएंगे तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा cos थीटा की टर्म में। तो यहां लिख दोगे नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो ये बन जाता है T cos स्क्वायर थीटा बाय A। यहां क्या बन जाएगा? T sin थीटा डिवाइड बाय एरिया। ऊपर sin थीटा cos थीटा हो गया बेटा, तो उसको sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं, तो ये रिजल्ट बन जाता है। फिर आते हैं बेटा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, और अगर आप हाइप कर देंगे फिर तो क्या ही बात है। यूनिट्स इसकी कोई नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे भी कॉन्फ़िगरेशन है। डेल्टा L बाय L होगा, डेल्टा V बाय V होगा, या कुछ इस तरीके से। तो ये 9 यूनिट होती हैं बेटा। ये भी 3 टाइप की हैं। लॉन्गिट्यूडनल,
जब चेंज इन लेंथ होगी फोर्स अप्लाई करने की वजह से, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक, जब फोर्स अप्लाई करने की वजह से वॉल्यूम चेंज होगी तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। शियर स्ट्रेन बेटा, जब आपने यहां पर पैरेलल टू दिस सेक्शन फोर्स लगा दी तो ये ऊपर वाला फेस डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये पहले ओरिजिनल पोजीशन थी, ये कितना डिस्प्लेस हो गया, एक्स। इस एंगल को बोल दिया जाता है बेटा शियर स्ट्रेन। इसमें बेटा रेडियन में। ये अगर हमारे पास एक्स मच स्मॉलर है तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा बेटा। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बाय एल। तो ये क्या आ जाता है बेटा, एक्स बाय एल आ जाता है। क्लियर है, समझ में आई बेटा बात सबको। तो नेक्स्ट है हुक्स लॉ बेटा। तीन टाइप की स्ट्रेस, तीन टाइप की स्ट्रेन, अब तीन टाइप की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीन टाइप की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर आप स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेन भी प्रोपोर्शनल होगी। बट ये ऐसा नहीं होता बेटा। एक्चुअल में ये क्या होता है, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी हाँ यही होता है, सॉरी, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन होगी, उस डिफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आती है बेटा, स्ट्रेस आती है। तो स्ट्रेन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लॉजिकली। ठीक है, वैसे तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, बट ये दोनों किसमें होते हैं बेटा, ये अप टू अ सर्टेन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है बेटा, जिसे इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के क्या लगा दिया जाता है, ई को बोल देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा क्या बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां से ई किसके बराबर आ गया बच्चों, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आ गया बच्चों। अब अगर हम ग्राफ देखें, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ग्राफ क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वाई कोऑर्डिनेट बाय एक्स, ये किसके बराबर होगा बेटा, स्लोप के बराबर होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, SIP, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द बॉडी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये है तो रेशियो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जैसे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये है तो रेशियो मास और वॉल्यूम की, बट डेंसिटी तो मटेरियल पे डिपेंड करती है। वाटर की डेंसिटी 1000 है, अब मास जितना मर्जी ले लो, वॉल्यूम चेंज होती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे मास बदलता रहेगा, बट डेंसिटी विल रिमेन सेम। वैसे ही इलास्टिसिटी इज द डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ बॉडी। अगर आपको बोल दिया स्टील वायर, तो दोनों स्टील वायर की इलास्टिसिटी क्या होगी, सेम। अगर स्ट्रेन बढ़ेगी तो स्ट्रेस बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगी तो स्ट्रेन बढ़ेगी बेटा। फिर क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, हायर इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ मटेरियल, हायर इज इट्स इलास्टिसिटी। अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। अब जो मैं आपको एग्जांपल की बात कर रहा था वो है स्टील वर्सेस रबर। ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि रबर इज मोर इलास्टिक, क्यों, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इसको खींचा जा सकता है। इलास्टिक का मतलब जो आसानी से खींचा जा सके, तो रबर को आसानी से खींचा जा सकता है। बच्चे ऐसा सोचते हैं, इस वजह से मार्क्स चले जाते हैं। यहां इलास्टिक का मतलब है कि जो जल्दी से अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगा। कौन ज्यादा जल्दी से अपनी पोजीशन रिगेन करेगा, जिसमें स्ट्रेस ज्यादा होगी फॉर सेम स्ट्रेन। अगर आप एक रबर की वायर को और एक स्टील की वायर को स्ट्रेच करेंगे तो बेटा किसमें ज्यादा फोर्स लगेगी, स्टील में। तो सेम स्ट्रेन के लिए किसमें स्ट्रेस ज्यादा होगी बेटा, स्टील में होगी। तो स्टील अगर ज्यादा है तो उसकी स्लोप भी क्या हो गई बच्चों, ज्यादा। अगर स्लोप ज्यादा हो गई तो इसका मतलब E फॉर स्टील इज ग्रेटर देन E फॉर रबर बेटा। तो रबर से बड़ा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का, इसलिए स्टील इज मोर इलास्टिक। ये आपको याद रखना है, ज्यादातर बच्चों को याद भी हो जाता है, हर एक टीचर क्लास में ये बात बताता है बेटा। फिर आता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, तीन टाइप के हैं। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस बेटा इट इज कोरोस्पोंडिंग टू लॉन्गिट्यूडनल। तीन टाइप की स्ट्रेस, तीन टाइप की स्ट्रेन,
तीन टाइप के ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो 70-80% या फिर उससे भी ज्यादा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इसी फॉर्मूला के ऊपर है, बेस्ड है इन दिस चैप्टर इलास्टिसिटी। बेटा क्लियर है? फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इधर एफ इधर रख लेंगे, ये आगे चलकर मैं जब स्प्रिंग के साथ रिलेट करूंगा तो हम इसको फिर से देखेंगे। बल्क मॉडुलस, बेटा बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या है? दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फोर्स, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब जो फोर्स बाय एरिया है जनरली इट इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? प्रेशर। बेटा और ये प्रेशर कौन सा है? चेंज। हर एक बॉडी पे कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है। मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इसके ऊपर भी प्रेशर लग रहा है, बट जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ सकती है, जैसे एक बैलून के केस में हम बात कर सकते हैं। इसीलिए यहां माइनस साइन होता है कि अगर हमारे पास प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो वो माइनस साइन कंपनसेट हो जाएगा। तो जब आप डेल्टा वी को रिप्लेस करेंगे तो ये किस में बन जाएगा बेटा? इट विल बी माइनस वी डीपी बाय डीवी। बच्चों क्लियर है? फिर हमारे पास क्या है बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? 1 बाय बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? गैस की। ये तो सबको मालूम है, गैस इजीली कंप्रेस हो सकती है। अगर वो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो उसका बल्क मॉडुलस कम होगा। बेटा ये जो प्रॉपर्टी है साउंड चैप्टर में भी हमने देखी थी, जहां स्पीड ऑफ साउंड हमने लिखा था रूट बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, जो हम थर्मोडायनामिक्स में भी देख चुके हैं बेटा, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? ये हमने थर्मोडायनामिक्स में भी देखा है बेटा, और हमने साउंड चैप्टर में भी देखा है। क्लियर है? तो मुझे बताना है आपको कमेंट करके आइसोथर्मल प्रोसेस में बी किसके बराबर होता है। देखते हैं कितनों को याद है, कितने तैयार हैं नीट के लिए बेटा। ओके, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बच्चों ये तीसरा टाइप आ गया। तो ये शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा लिख लेते हैं बेटा। थीटा भी लिख सकते हैं, एक्स बाय एल भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर ये हमारे पास कुछ SIP हैं बेटा, जिसके ऊपर बेस्ड आपको डायरेक्ट MCQ देखने को मिलते हैं। पहला, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, whereas Young's modulus and shear modulus are defined only for solid and have zero value for liquid and gases. लिक्विड एंड गैसेस के लिए इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा? जीरो होगी। रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा? जो अपनी शेप चेंज ना करे, तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? जीरो। सभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जीरो होंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। स्ट्रेन इज जीरो फॉर रिजिड बॉडी। बेटा कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं बेटा जो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी कि स्ट्रेट लाइन में उनकी स्ट्रेस और स्ट्रेन वेरी नहीं करती, बट स्टिल जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर सकते हैं बेटा। उन मटेरियल को बोलते हैं इलास्टोमर्स। टिश्यू ऑफ आयोटा, ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल टर्म है जो सबको मालूम है बेटा। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके की होती है। फिर आता है बेटा इफेक्ट ऑन इलास्टिसिटी। इफेक्ट, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलास्टिसिटी डिक्रीजेस, बट विद इंप्योरिटी इलास्टिसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विद एडिशन ऑफ इंप्योरिटी। दोनों के ऊपर आपको MCQ देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा, क्योंकि सभी वीडियो में, चाहे वो नीट PYQ है, चाहे JEE मेन, चाहे वन शॉट, हमारी कोशिश होती है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट आपको दे पाएं, सो दैट आप अपना सपना इस साल पूरा कर पाएं बेटा। तो बस आपका सपना जरूर पूरा होगा बेटा। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना है। हाइप कर देंगे तो और बड़ी अच्छी बात हो जाएगी बेटा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व बेटा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व ये क्या कहती है? ये हमारे पास
काफी सारे बच्चे डाउट भी पूछते हैं, बट बात यह है कि इसके ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। सिर्फ इस पॉइंट पे आता है कि जिसका प्लास्टिक रीजन बड़ा हो उसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, जिसके पास कोई प्लास्टिक रीजन ना हो उसको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता। बट होता क्या है बेटा, एक हमारे पास होती है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, जिसमें ये दोनों हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद ये थोड़ा सा कर्व होता है, बट अगर आप इसे यहां तक छोड़ेंगे तो ये अपना रिगेन कर लेगा कंप्लीट पोजीशन बेटा। लास्ट होता है हमारे पास यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट में क्या होता है बेटा कि अगर आप वहां पर इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी रिगेन कर लेगा मोस्ट ऑफ द पोजीशन और शेप। बस इसमें कुछ थोड़ा सा परमानेंट सेट होता है बेटा, कुछ थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन बच सकती है, बट इसके बाद यील्ड पॉइंट के बाद से ये अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाता। इस रीजन को यहां पर हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्लास्टिक रीजन बोल देते हैं। प्लास्टिक रीजन वैसे तो यील्ड पॉइंट्स इलास्टिक लिमिट से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ परमानेंट सेट तो इसमें हो गया, बट यील्ड पॉइंट और ये दोनों नियरली सेम पॉइंट ही होते हैं। इसके बाद ये रिगेन नहीं करेगा। ओके, अल्टीमेट मैक्सिमम फोर्स कितनी लगा सकते हो, बट फ्रैक्चर उसके बाद इसके अंदर ना क्या होता है बेटा, नेकिंग होनी शुरू हो जाती है, बीच बीच में थिन होना शुरू हो जाता है। थिन हो गया तो बेटा वहां पर कम फोर्स पे भी ये टूट सकता है, तो उसको फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट बोल देते हैं। डक्टाइल मटेरियल मेनली इन्हीं दो पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। डक्टाइल मटेरियल हैज लार्ज प्लास्टिक रीजन, देयरफॉर दीज कैन बी इजीली डिफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप। ब्रिटल मटेरियल है स्मॉल और नो प्लास्टिक रीजन बच्चों। फिर हमारे पास ये ब्रिटल मटेरियल के लिए है, ये किसके लिए है बेटा, ब्रिटल मटेरियल के लिए। ओके, फॉर ब्रिटल मटेरियल ये कौन सी कर्व है बेटा, ये डक्टाइल कर्व, डक्टाइल मटेरियल के लिए कर्व हो गई। ओके, फिर आता है बेटा ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो स्टील की वायर है, बताओ दोनों की ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगी। रेडियस दे दिया, रेशो 1:2 में है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी है इट डू नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। ब्रेकिंग स्ट्रेस डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, बट ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड ऑन ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड डायमेंशन। जो ब्रेकिंग फोर्स है वो स्ट्रेस इनटू एरिया होती है बेटा, बट स्ट्रेस ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल। अगर हमें कह दिया कि एक थिन और एक थिक स्टील वायर है, तो बताओ दोनों में से ब्रेकिंग स्ट्रेस किसकी ज्यादा है। ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों की सेम है। ब्रेकिंग फोर्स थिक के केस में बढ़ जाएगी क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा। ये चीजें आप इन नोट्स पे पेंसिल के साथ भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। ओके, ये आती है बेटा एनालॉजी, जो मैंने आपको कहा था आगे चलकर बात करेंगे। अगर आप एक रॉड को फोर्स एफ लगा के इलोंगेट करते हैं तो फॉर्मूला ये बन गया बेटा। वहीं अगर आप स्प्रिंग को देखते हैं तो ये एक्स भी क्या होती है, इलोंगेशन और कंप्रेशन बेटा, समझे। तो अगर आप देखें दोनों जगह पर एफ है बेटा, दोनों जगह पर इलोंगेशन है बेटा, तो के की जगह यहां पर क्या है, वाई ए अपॉन एल बेटा। के की जगह क्या है, वाई ए अपॉन एल। के यहां पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहां थ्री लाइंस हैं बेटा। थ्री लाइन का मतलब एनालोगस, थ्री लाइन का मतलब बेटा एनालोगस, बराबर नहीं है, सेम नहीं है, इट इज एनालोगस। क्लियर बेटा, इक्वल नहीं है, बट जहां हम स्प्रिंग कांस्टेंट यूज करते थे वहां हम वाई ए अपॉन एल यूज कर सकते हैं। तो अगर ये दो रॉड हैं सीरीज में, ये किसमें है बेटा, दोनों सीरीज में, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, तो वाई इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, यंग्स मॉडुलस इक्विवेलेंट। अगर ये दो रॉड पैरेलल में है तो वाई इक्विवेलेंट बन जाएगा y1 + y2/2। ये स्पेशल केस है बच्चों। अगर हमारे पास किसी रॉड पे दोनों एंड पे अलग अलग फोर्स लग रही हो, सेम फोर्स लग रही हो तो सभी निकाल सकते हैं। अलग अलग फोर्स लगेगी तो क्या होगा बेटा, दोनों फोर्स का आधा आधा कंट्रीब्यूशन लेना है, बाकी सब तो सेम है। फॉर्मूला ये था ना बेटा, तो F का आधा आधा लेना है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये F/2 क्या बन जाएगा, F। तो फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा, A/। क्या ये बात समझ में आई। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप में से काफी सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में देखा होगा और किसी को नहीं पता होता कैसे करना है।
जेई मेन में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर ये हमारे पास एक स्मूथ प्लेन पे रॉड पड़ी है और ये रॉड एक्सेलरेट हो रही है इस फोर्स की वजह से, क्योंकि सिंगल एक ही साइड पे फोर्स लगी है। अगर ये फिक्स होती बेटा, अगर ये फिक्स होती तो सबको मालूम था इलोंगेशन होती एफ एल बाय ए वाई, बट ये फ्री टू मूव है तो कितनी होगी, तो एक एंड पे फोर्स है एफ बाय टू, दूसरे एंड पे जीरो है, इसलिए ये क्या बन गया एफ एल बाय ए वाई, एफ एल बाय टू ए वाई। बेटा क्लियर है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है बेटा। फिर आता है बेटा फाइंड द इलोंगेशन। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, मैंने एग्जांपल ही यहां पर उठा दी बेटा। एक साइड पे हमने फोर्स लगा दी 3F, दूसरी साइड पे 2F और बीच में F। अगर ये नेट फोर्स जीरो है तो रॉड किस में है बेटा, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, इस रॉड को दो हिस्सों में बांट लो बेटा। पहला हिस्सा 2L/3 का, इधर 2F है और ये रेस्ट पे है तो इधर भी नेट 2F बचेगी। दूसरा हिस्सा 3F, ये TL, तो यहां भी 3F क्योंकि ये रेस्ट पे है। तो सर इस F का क्या हुआ, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे बेटा आपस में तो यहां देखो 3F इधर है और 2F इधर है, तो नेट फोर्स कितनी बच गई, इधर F, तो बीच में नेट फोर्स कितनी थी, F थी। इस F को आपने कैसे लिख लिया, 3F एंड 2F लिख लिया, तो नेट क्या बच गई आपके पास, F बच गई ना बेटा। समझे, तो इस तरीके से आपको इसे स्प्लिट करना होता है। ओके, अब अगर आपने कर लिया तो अब आपको फॉर्मूला पता है, दोनों फोर्स सेम है, तो जो फोर्स है 2F, L कितना है 2L/3 AY, इधर क्या है 3F, L कितना है L/3 डिवाइड बाय AY। दोनों इलोंगेशन को ऐड कर दो, दिस इज द टोटल इलोंगेशन। बच्चों क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें सारी अच्छी लगी होंगी बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ आता है इलास्टिसिटी में तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक और है जो अभी शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे बेटा, वो क्या है, अब ये फॉर्मूला है बच्चों, ये काफी पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर। अपने वेट की वजह से, ड्यू टू सेल्फ वेट, एक रॉड को लटका दिया गया, अपने वेट की वजह से उसमें कितनी इलोंगेशन आई बेटा, ड्यू टू इट्स ओन वेट इलोंगेशन, तो क्या आ जाएगा बेटा, आप इसका इफेक्टिव वेट कहां से मान सकते हैं, सेंटर से, तो वो वहां से कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, दूसरा तरीका क्या होता है जो करेक्ट है, यहां पर वेट कितना है 0, यहां कितनी टेंशन, सॉरी वेट क्या गया, टेंशन, यहां टेंशन 0, यहां टेंशन कितनी है mg, तो बेटा 0/2 mg/2 L/AY। तो आप दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं, मेनली ये करेक्ट फॉर्मूला है। इसी तरीके से जब आप डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर है बन जाता है। बट ज्यादातर बच्चे इसे ऐसे याद रख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास से काम करेगा, तो L/2 से भी याद रख सकते हैं। ओके, फिर ये वाला एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द मेटल वायर इज L1 व्हेन टेंशन इज T1, L2 व्हेन टेंशन इज T2। जब टेंशन T1 है बच्चों तो लेंथ L1 है, तो ये किसके बराबर होगा, K L1, ये ओरिजिनल लेंथ। जब T2 है तो ये K L2 माइनस L0। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है बेटा, ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है, ये कौन सी लेंथ है बेटा, ओरिजिनल नेचुरल लेंथ है बेटा, इट्स नेचुरल लेंथ। वो क्या होगी, T2 L1 माइनस T1 L2 डिवाइड बाय T1 माइनस T। क्लियर है, पहला ये। दूसरा, अगर यहां T3 फोर्स लग रही है तो लेंथ L3 हो जाएगी। जनरली ये A दिया जाता है, ये B, और ये पूछा जाता है, ये X दिया जाएगा, ये Y, और ये Z पूछा जाएगा। और स्पेशल केस क्या है बेटा, ये वाला, अगर जो T3 है, अगर ये जो T3 है बच्चों, ये T3 T1 प्लस T2 के बराबर है, ज्यादातर दिया जाता है, ये 8 है, ये 10 है, ये 18 है। आपको 6, 8, 14 भी दिया जा सकता है, आपको 10, 20, 30 भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। अगर ये T3 T1 प्लस T2 है तो आपसे पूछा जाता है फाइनल लेंथ। तो L3 कैसे निकालेंगे बेटा, तो यहां तो अल्टरनेट था, T2 L1 था, T1 L2 था, नीचे याद रखना है T2 है तो नीचे T1 है। अगर यहां आप T1 L2 T2 L1 लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे भी T1 माइनस T2 कर देना, तो जो पहले टेंशन वही आगे आएगी। यहां पर अब दोनों सेम है, यहां T2 L1 था, यहां T2 L2 T1 L1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 है। क्लियर है बेटा, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है।
क्लियर। फिर क्या कहता है बेटा, नोट आता है। नोट क्या है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर विच कैन बी सस्पेंडेड सच दैट वायर डू नॉट ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट, अपने वेट की वजह से ही ना टूट जाए। तो बेटा उसका जो वेट है वो किससे कम होना चाहिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम होना चाहिए। तो वेट क्या होता है, रो ए एल, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा इंटू एरिया, ये कट जाता है। तो हमारे पास एल का फॉर्मूला क्या बनता है, सिग्मा डिवाइड बाय रो जी। सिग्मा क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, और रो क्या है बेटा, डेंसिटी है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों आपको। नेक्स्ट है बेटा ट्विस्टिंग ऑफ रॉड और टॉर्जन। अगर हम एक रॉड को यहां फिक्स कर दें बेटा, एक एंड फिक्स हो गया, दूसरे एंड को हमें घुमा देना है, दूसरे एंड को हमें घुमा देना है बेटा। तो ये जो घुमाते हैं इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। अब जब दूसरे एंड को घुमाएंगे, आप इमेजिन करके देखिए, एक रॉड को ऐसे रबर की या कोई रॉड हो, उसको ऐसे घुमाएंगे, तो ये जो एंड है ये तो फिक्स था, तो ये जो इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की होती है वो टेढ़ी हो जाएगी, तिरछी घूम जाएगी ना बेटा। क्यों, क्योंकि पहले ये लाइन ऐसे थी, अब ये एंड तो फिक्स रह गया, बट ये घूम गया तो ये लाइन ऐसे हो गई बेटा। तो ये उसी शेयर की तरह हो गया कि जब मैंने इसको घुमाया, डिस्प्लेस किया, तो एक एंड फिक्स रह गया नीचे वाला और ऊपर वाला डिस्प्लेस हो गया। तो अब यहां डिस्प्लेस होने की बजाय घूम गया, इसलिए इस एंगल को क्या बोल देते हैं, शेयर एंगल और शेयर स्ट्रेन। बच्चों कैसे निकालेंगे, आर्क लेंथ से। ये आर्क लेंथ है, इसके लिए देखोगे तो आर्क लेंथ क्या होगी, L इंटू 5। इस वाले के लिए देखोगे, सर्कल के लिए देखोगे बेटा, तो आर्क लेंथ किसके बराबर होगी, R इंटू थीटा। बात समझ रहे हैं। थीटा एंड फाई दोनों ही क्या होते हैं बेटा, वेरी स्मॉल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.5 डिग्री, आधा डिग्री, कुछ ऐसे। तो फाई किसके बराबर आएगा, R बाय L थीटा के बराबर आएगा। इस फाई को क्या कह देते हैं, शेयर एंगल और शेयर स्ट्रेन। थीटा को क्या बोल देते हैं, ट्विस्टिंग एंगल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़े। और ये एंगल हम किस में लेते हैं बेटा, रेडियन में ये एंगल्स लेते हैं बच्चों। When rod is twisted, a restoring torque is generated। अब जब इसको ट्विस्ट किया, छोड़ेंगे, ये एंगल तो गलत कर दिया, यहां पर एरो गलत है, ये एरो गलत है बेटा, इस तरफ ट्विस्ट किया था हमने। अगर आप इसे छोड़ोगे तो ट्विस्ट करके छोड़ोगे तो ये वापस जाएगी, वापस किस वजह से जाएगी, टॉर्क की वजह से। तो वो टॉर्क किसके बराबर होती है बेटा, सी थीटा। टॉर्क किसके बराबर है, सी थीटा। सी को क्या कह दिया जाता है, टॉर्जनल कांस्टेंट। सी को क्या कह दिया जाता है बेटा, टॉर्जनल कांस्टेंट। कितना होगा, पाई ईटा आर की पावर 4 2L। ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आर क्या है, रेडियस, एल क्या है, लेंथ। बच्चों तो ये जो फॉर्मूला है, ये एसएचएम में भी जेई मेन वालों को कराया जाता है, स्पेशली टॉर्जनल पेंडुलम में बेटा। और ये जो हमारे पास है आपको याद ही रखना होता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। क्लियर बात। फिर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एसआईपी हैं इस इलास्टिसिटी में। पहला, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। कैसे याद रख सकते हैं, वेरी इजी, 9 3 1, बड़ा छोटा छोटा। फिर वाई जो एबीसीडी होता है, वाई सबसे बड़ा होता है, सबसे इन तीनों में से लास्ट में आता है, तो वाई सबसे बड़ा, फिर एन उससे छोटा, फिर बी उससे छोटा। क्लियर है। तो 9 3 1 वाई एन बी, तो ये आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। होलो सिलेंडर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फॉर ट्विस्टिंग कंपेयर टू सॉलिड ऑफ सेम मास। अगर एक होलो सिलेंडर बनाया जाए बेटा, एक सॉलिड सिलेंडर सेम मास का, तो आपको पता है होलो का रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि मास सेम है, अंदर तो मास है नहीं, तो रेडियस बढ़ जाएगा सरफेस पे। रेडियस ज्यादा हो गया तो कांस्टेंट बढ़ गया, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा ट्विस्टिंग में। मोर स्ट्रॉन्गर फॉर ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ओके। फिर एक रिजल्ट आता है बेटा, मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन दैट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग इलास्टिसिटी। वो कितनी है बेटा, 10 किलोमीटर। फिर एक आधा क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है। इन सब में से अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये रिजल्ट और एक ये, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर भी। इंटरएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन यंग्स मॉडुलस एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो के किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, यंग्स मॉडुलस एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एट इक्विलिब्रियम पोजीशन।
फोर्स किसके बराबर हो जाती है, वो हो जाती है के इंटू चेंज इन इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बेटा, तो वाई आर नॉट डेल्टा आर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, या तो आपको के दिया होगा आर नॉट वाई पूछेगा, जब वाई और आर नॉट दे देगा के पूछेगा बेटा। द लास्ट पॉइंट इज बेंडिंग ऑफ बीम। अगर आप एक बीम को दो सपोर्ट के बीच में रखें, अब वो डिपेंड करता है बीम की लेंथ क्या है, वेट क्या है बेटा। अगर ये मान लो हमारे जो आपने बीम मतलब आयरन रॉड बोलते हैं, सरिया बोलते हैं किसी लैंग्वेज में, जब घर बनता है एक आयरन का रॉड लेकर आते हैं ना हम लोग, बहुत सारे आयरन रॉड लगते हैं, सरिया जिसे हिंदी में बोल देते हैं। अगर आप उस सरिया जो वो लोहे की रॉड है उसका छोटा सा हिस्सा लो तो वो बेंड नहीं करेगी, ऐसे स्ट्रेट पड़ी रहेगी। वहीं जब वो इतना बड़ा लंबा सा सरिया होता है जो, उसको अगर आप एंड से पकड़ोगे तो बीच में से स्लैग कर जाएगा। तो जब एक बीम, बड़ा बीम लिया जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे हॉल बने होते हैं, हॉल में बीच में पिलर लगा देते हैं, वो कहते हैं यार सारी खूबसूरती खराब कर दी इस हॉल की, बट वो कहता है अगर ये मैं पिलर नहीं लगाऊंगा तो ये टिक नहीं सकता। क्यों? एक लेंथ के बाद अगर आप बीम की लेंथ लेंगे तो ये बीम ऐसे झुक जाएगा बेटा, बेंड हो जाएगा। ये बीम ऐसे रहेगा स्ट्रेट, अगर एक पर्टिकुलर लेंथ तक लेंगे उसके बाद ये ऐसे बेंड हो जाएगा। जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी ये बेंडिंग डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी बेटा। क्लियर है? तो ये डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करती है? लेंथ के क्यूब पे। किस पे? लेंथ के क्यूब पे। तो जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी। और किस पे डिपेंड करती है? यंग्स मॉडुलस पे, विड्थ पे और डेप्थ पे। अगर आप इसकी थिकनेस बढ़ा दो ये वाली, तब भी हमारे पास डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। लेंथ बढ़ाते जाओ, थिकनेस बढ़ाते जाओ, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। बट आपने लेंथ बढ़ा दी बट थिकनेस कम है, पतला सा रॉड लेंगे तो वो जल्दी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस पे भी डिपेंड करेगा बेटा। इसमें इस साइड पे ये कहा जाता है कि ज्यादा एक्सपेंशन हो रही है और इस साइड पे कहा जाता है कम होती है, तो इसको रिलेटिवली क्या कहा जाता है? यहां कॉन्ट्रैक्शन, यहां एक्सपेंशन कहा जाता है रिलेटिवली। क्लियर है बेटा? इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। पॉइजन रेशो सिलेबस में नहीं है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट, सभी फॉर्मूला, सभी एसआईपी, सभी शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट कर देंगे तो अच्छी बात होगी बेटा, हाइप कर देंगे तो और भी बढ़िया बात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।